नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का WOP के इस चैनल डॉक्टर विनी शर्मा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, हम अध्याय संस्थागत कार्य, संसद की भूमिका और कार्यों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने राज्यसभा, लोकसभा के बारे में विस्तृत चर्चा करी। अब हम लोकसभा के अध्यक्ष की स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि लोकसभा का जब कार्यकाल चलता है तो उसमें लोकसभा का कार्य संभालने के लिए, उसमें अनुशासन बनाए रखने के लिए एक अध्यक्ष की आवश्यकता होती है, जिसे स्पीकर कहा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे स्पीकर के बारे में हम चर्चा करेंगे, उसकी शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे, वो किस प्रकार से अध्यक्षता करते हैं और किन किन विषयों को लेकर के अनुशासन बनाए रखते हैं, किस प्रकार से व्यवस्था को सुव्यवस्थित रखते हैं। संसदीय लोकतंत्र में अध्यक्ष के पद का बड़ा महत्व है। सुप्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ अर्स्केन में अनुसार अध्यक्ष के बिना सदन का कोई संवैधानिक अस्तित्व नहीं है। अध्यक्ष स्वयं अपने आप में एक संस्था है और वह लोकतांत्रिक प्रथाएं विकसित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ब्रिटेन की तरह हमारे संविधान ने भी उसे स्पीकर के नाम से पुकारा है। अध्यक्ष का चुनाव और उसका कार्यकाल। लोकसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष व अन्य को उपाध्यक्ष पद के लिए चुनती है। लोकसभा अध्यक्ष उस समय तक अपने पद पर रहता है जब तक कि नई लोकसभा अपना नया अध्यक्ष न चुन ले। अभिप्राय यह है कि लोकसभा का विघटन हो जाने पर भी अध्यक्ष अपने पद पर कायम रहता है। नए सदन के गठन के बाद जब तक सदन अपना नया अध्यक्ष नहीं चुन लेता, तब तक पुराना अध्यक्ष ही अध्यक्ष पद पर बना रहता है। परंतु कुछ परिस्थितियों में एक व्यक्ति कभी भी इस पद से अलग हो सकता है, जब वह सदन का सदस्य न हो। दूसरा, जब वह इस पद से त्यागपत्र दे दे। तीसरा, जब बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा सदन उसे उसके पद से अलग कर दे। जब सदन अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा हो तो उस समय अध्यक्ष स्वयं सदन की अध्यक्षता नहीं करता। अध्यक्ष का वेतन और भत्ता भारत की संचित निधि से दिया जाता है, ताकि उस पर प्रति वर्ष संसद की स्वीकृति न लेनी पड़े। सामान्य वेतन व भत्तों के अलावा उसे प्रति माह एक निश्चित राशि सरकारी कार्यों पर खर्च के लिए दी जाती है। अध्यक्ष के कार्य और शक्तियां। अध्यक्ष के कार्य और शक्तियों को 5 वर्गों में बांटा गया है। सदन की कार्यवाही से संबंधित कार्य। अध्यक्ष सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है। अध्यक्ष के नाते वह विभिन्न विषयों पर वाद विवाद के समय को निर्धारित करता है, तय करता है। प्रत्येक वक्ता ज्यादा से ज्यादा कितनी देर तक बोल सकता है, उसका समय निश्चित करता है। वह मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाने वाले प्रश्नों के संबंध में अनुमति देता है। काम रोको प्रस्ताव को रखे जाने की स्वीकृति देना या न देना भी उसी के अधिकार में है। कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय भी स्पीकर ही करता है। वाद विवाद के बाद किसी भी प्रस्ताव या विषय पर मत लेना व सदन के निर्णयों को घोषित करना भी उसी का ही कार्य होता है। यदि मतदान में पक्ष या विपक्ष के बराबर मत हो तो वह स्वयं अपना मत देकर उस मामले पर निर्णय करता है। ये सभी शक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण है और अध्यक्ष को काफी सावधानी से काम करना पड़ता है। नेहरू जी के शब्दों में हर सदस्य हर वर्ग व दल के अधिकारों की रक्षा करना स्पीकर का कार्य है। अनुशासन व सदन की प्रतिष्ठा संबंधी कार्य यह दूसरा कार्य है और इसके अंतर्गत अध्यक्ष सदन की प्रतिष्ठा की रक्षा करता है। शांति व्यवस्था और सदन की मर्यादा को बनाए रखने का कार्य भी उसी के पास है और असभ्य व्यवहार करने वाले सदस्यों को सदन से बाहर जाने का आदेश भी वही देते हैं। वह ऐसे सदस्य को जो बहुत ही उत्पात मचाए मार्शल की सहायता से बाहर कर सकते हैं। गंभीर अनुशासनहीनता दिखलाने वाले सदस्य का भी नाम वह घोषित कर सकता है और जिसके फलस्वरूप सदन यह प्रस्ताव पास करता है कि उस सदस्य को एक निश्चित समय के लिए सदन की कार्यवाही से निलंबित कर दिया जाए।
अव्यवस्था उत्पन्न हो जाने पर वह सदन की बैठक स्थगित भी कर सकता है और यदि कोई सदस्य अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करता है तो अध्यक्ष उसे अपने शब्दों को वापस लेने का आदेश भी दे सकता है। अशोभनीय व अनुचित शब्दों को सदन की कार्यवाही से निकाल देने का भी आदेश वही देता है। यदि किसी व्यक्ति ने सदन की मानहानि की है अथवा सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है तो उस आरोप की प्रारंभिक जांच पड़ताल करने का कार्य अध्यक्ष का ही है। इस प्रकार अध्यक्ष सदन में अनुशासन बनाए रखता है और व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करता है। प्रशासनिक कार्य अध्यक्ष के कुछ प्रशासनिक कार्य भी हैं, जैसे कि सदन की सुरक्षा को देखना, अजनबी या बाहरी लोगों और समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों को सदन की दीर्घाओं में प्रवेश पाने की अनुमति देना तथा सदन के निर्णयों को उचित अधिकारियों के पास पहुंचाना ताकि अधिकारीगण उन्हें लागू कर सके और उसकी अनुमति के बिना किसी भी सदस्य को सदन के सीमा क्षेत्र में बंदी नहीं बनाया जा सकता। वह अधिकारियों को यह आदेश भी देता है कि वे सदन या उसकी किसी समिति के लिए कोई आवश्यक सूचना या जानकारी जुटाएं। चौथा, सदस्यों की सुख सुविधा से संबंधित कार्य करना। सदस्यों की सुख सुविधा से संबंधित कार्य सदस्यों की सुविधा की दृष्टि से अध्यक्ष के कई दायित्व हैं, जैसे कि सदस्यों के आवास, वेतन, भत्ते, टेलीफोन और अन्य सुविधाओं की देखभाल करना। ये सारे कार्य स्पीकर के ही होते हैं। संसदीय समितियों के संबंध में शक्तियां। संसद के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए समितियां आवश्यक हैं। कार्य मंत्रणा समिति तथा नियम समिति तो स्पीकर की ही अध्यक्षता में कार्य करती है। शेष समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति उसके द्वारा ही की जाती है। समितियों को अपने कार्य के सिलसिले में सरकारी दस्तावेजों व रिपोर्टों को देखने की जरूरत पड़ती है। सरकार कभी कभी इन दस्तावेजों को इस आधार पर समिति को सौंपने से इनकार भी कर देती है कि वे गोपनीय है। ऐसी स्थिति में वह मामला अध्यक्ष को सौंप दिया जाता है। कोई सरकारी रिकॉर्ड समिति को देखने के लिए दिया जाए अथवा नहीं दिया जाए, इस संबंध में अंतिम निर्णय अध्यक्ष का ही माना जाता है। उपरोक्त शक्तियों के अलावा अध्यक्ष की कुछ और भी शक्तियां होती हैं, जैसे संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर ही करता है। इसके अलावा वह राज्य विधानमंडलों के अध्यक्षों के सम्मेलन की भी अध्यक्षता करता है। विदेशों में जो संसदीय शिष्टमंडल भेजे जाते हैं, उनके सदस्यों की नामजदगी भी लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। अध्यक्ष की वास्तविक स्थिति क्या है? अध्यक्ष सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा का संरक्षक होता है। प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य है कि उसकी प्रत्येक बात को शांति से सुने। जब वह खड़ा हो जाए तो सभी सदस्यों को चाहिए कि वे बैठ जाएं और जब वह अपना कथन या बयान समाप्त न कर ले, कोई भी सदस्य सदन को नहीं छोड़ सकता। उसके किसी आदेश को पसंद करना या न करना एक अलग बात है। यह संभव है कि उसके व्यवहार में सदस्य रुष्ट हो जाए, परंतु इसका यह अभिप्राय नहीं है कि अध्यक्ष के आदेश को न माना जाए। इसलिए अध्यक्ष पूरे लोकसभा को अनुशासन बनाए रखने के लिए, उसको मर्यादित करने के लिए स्पीकर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेहरू जी ने कहा कि अध्यक्ष सदन का प्रतिनिधि है, वह सदन की प्रतिष्ठा व स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करता है। क्योंकि सदन राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए एक प्रकार से अध्यक्ष राष्ट्र की स्वतंत्रता व गौरव का प्रतीक भी होता है। इंग्लैंड में स्पीकर की महानता का एक विशेष कारण यह भी रहा है कि वहाँ ये परंपरा चली आ रही है कि जैसे कि एक व्यक्ति स्पीकर के पद पर चुना जाता है, वह अपने को राजनीतिक दलबंदी से अलग भी कर लेता है। इससे ज्यादा अच्छी और कोई बात हो ही नहीं सकती। अध्यक्ष को राजनीतिक दलबंदी से अलग रखा जाए। स्वयं विरोधी दलों का हित इसी में है, वे अध्यक्ष पर अनावश्यक छीटाकशी न करें। स्पीकर की निष्पक्षता पर शक करने का सबसे ज्यादा नुकसान विरोधी दलों को ही होता है। अर्थात स्पीकर का भी यह कर्तव्य है कि वह ऐसा कोई कार्य न करे जिससे उसके विषय में यह कहने का मौका मिले कि वह सत्तारूढ़ दल का पक्ष लेता है। इस संबंध में लोकसभा के सुविख्यात अध्यक्ष श्री मावलंकर के शब्दों में कहा गया है कि स्पीकर को चाहिए कि वह राजनीतिक विवादों में सक्रिय भागीदारी से अपने को अलग रखे। असल बात तो यह है कि स्पीकर को एक न्यायाधीश की भांति व्यवहार करना चाहिए और उसे किसी का पक्षधर नहीं होना चाहिए, ताकि उसके मन में अनजाने में भी कोई पूर्वाग्रह न बन जाए। सदन के सभी पक्षों का उसकी ईमानदारी और निष्पक्षता से विश्वास इसी तरह से अर्जित हो सकेगा। इसी प्रकार से स्पीकर निष्पक्षता पूर्वक कार्य करते हुए ही सदन की कार्यवाही को अंतिम रूप देता है।
वामपंथी दलों ने 2004 में यूपी सरकार बनवाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी कारण कांग्रेस ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता सोमनाथ चटर्जी को भी लोकसभा का अध्यक्ष बनवाया। जुलाई 2008 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी व अन्य वामपंथी दलों ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। समर्थन वापस ली जाने के बाद से ही पार्टी ने स्पीकर पर यह दबाव बनाया कि वह अपने पद से इस्तीफा दे दे और विश्वासघात पर सरकार के खिलाफ मतदान करे। विश्वास प्रस्ताव पर सरकार की जीत हुई। इसके तुरंत बाद मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने सोमनाथ चटर्जी को पार्टी से निष्कासित कर दिया और इस पर सोमनाथ चटर्जी की यह प्रतिक्रिया थी कि मैंने संविधान की मर्यादा रखने के लिए पूरी सतर्कता से सैद्धांतिक फैसला किया। अध्यक्ष के रूप में न तो मैं पार्टी का प्रतिनिधित्व करता हूं और न ही मार्क्सवादी पार्टी मुझे कोई निर्देश दे सकती है। 3 जून 2009 को दलित नेता मीरा कुमार सर्वसम्मति से लोकसभा की अध्यक्ष चुनी गई और वह लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं, जो 17वीं लोकसभा के स्पीकर हैं। संसद में विपक्ष की भूमिका। लोकतंत्र में सत्ता के लिए संघर्ष लुक छिप कर नहीं, खुलकर होता है। हर चौथे या 5वें वर्ष चुनाव होते रहते हैं, जिनमें विभिन्न राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं। संसद में जिस दल या गठबंधन को बहुमत मिलता है वह सरकार बना लेता है और जो शेष दल होता है वो विपक्ष की भूमिका अदा करता है। विपक्ष के अभाव में लोकतांत्रिक सरकार चल ही नहीं सकती। लोकतांत्रिक सरकार का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण सत्तारूढ़ दल के साथ साथ विपक्षी पार्टी का या विपक्षी दल का होना, विपक्ष में जो नेता लोग हैं उनका होना अत्यंत आवश्यक है। यदि विपक्ष ही नहीं होगा तो लोकतांत्रिक सरकार बन ही नहीं पाएगी। सत्तारूढ़ दल लोकतांत्रिक निर्णय कर ही नहीं पाएगी। लोकतंत्र की तुलना एक ऐसे रथ से की जाती है जिसको चलाने के लिए 2 पहियों का होना जरूरी है, शासक दल और विपक्ष दल। तो आप से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि लोकतंत्र की तुलना किस रथ से की गई है या ऐसे किस रथ से की गई है जिसके 2 पहिए होते हैं, उन 2 पहियों का नाम बताइए या किस रथ से इसकी तुलना की गई है। इसमें शासक दल और विपक्षी दल दोनों का नाम आपको लिखना होगा। प्रथम आम चुनाव 1952 से लेकर 1971 के चुनावों तक, 1967 से के चुनाव को छोड़कर हर बार कांग्रेस को लोकसभा की 2/3 सीटों से भी ज्यादा सीटें प्राप्त होती रही और 77 में केंद्रीय जनता पार्टी की सरकार बनी। पर 1980 में पुनः कांग्रेस आई सत्ता में आई और 84 के लोकसभा चुनाव में तो मतदाताओं ने कांग्रेस आई को बेजोड़ बहुमत से जिताया। 89 में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनी और लोकसभा संगठन के तुरंत बाद कांग्रेस आई को विपक्षी दल के रूप में मान्यता प्रदान की गई। लोकसभा में पराजित होने पर भी श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार का पतन हो गया और कांग्रेस आई के सहयोग से चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री पद प्राप्त कर लिया। इसलिए लोकसभा अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी। 1991 के चुनावों के बाद भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी विपक्षी दल के रूप में उभरी और उसके नेता श्री आडवाणी पुनः विपक्ष के नेता बने। मार्च 1998 और अक्टूबर 1999 में भाजपा व उसके सहयोगी दलों ने पुनः सत्ता की बागडोर संभाली और 13 अक्टूबर 1999 को श्रीमती सोनिया गांधी विपक्ष की नेता बनी। 14वीं लोकसभा के गठन के बाद 22 मई 2004 को भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी विपक्ष के नेता घोषित किए गए और जून 2009 में 15वीं लोकसभा के गठन के बाद श्री आडवाणी पुनः विपक्ष के नेता बने। विपक्ष को भी सत्तारूढ़ दल की तरह जनहित में कार्य करना होता है। ब्रिटेन में विपक्ष को महारानी के वफादार विरोधी दल की संज्ञा दी जाती है, जिसका अर्थ यह है कि विपक्ष भी उतना ही निष्ठावान है जितना कि वे जो शासन सूत्र का संचालन करते हैं। संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष किस प्रकार एक रचनात्मक भूमिका निभाता है वो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। वर्तमान में विपक्ष की भूमिका निभाने में कांग्रेस पार्टी ही अग्रसर है और सत्तारूढ़ दल भाजपा या राजग है। इसके विपक्ष पार्टी के रूप में कांग्रेस पार्टी को ही देखा जाता है। सरकार के लोकतांत्रिक और जन कल्याणकारी कार्यों का समर्थन। यह मानना गलत है कि विपक्ष का एकमात्र उद्देश्य सरकार का विरोध करना है। कुछ मामलों में विपक्ष और सत्तारूढ़ दल दोनों के एक जैसे कार्यक्रम होते हैं। लोकतंत्र तभी चल सकता है जब विपक्षी दल एक निश्चित अवधि तक सत्तारूढ़ दल का नेतृत्व स्वीकार करे और उसके अच्छे कार्यों की सराहना करे।
सदन में बिना मतलब चीखना, चिल्लाना, विधानमंडल की कार्यवाही में अनावश्यक रोड़ा अटकाना उचित नहीं है। इससे सदन का बहुमूल्य समय नष्ट होता है। विपक्ष के व्यवहार के प्रति जनता में निराशा बढ़ती है और जब विदेशी ताकतों से देश की सुरक्षा को खतरा हो तो विपक्षी दलों का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे अपने सारे मतभेदों को भुलाकर सरकार का पूर्ण सहयोग दें। सरकार की मनमानी और निरंकुशता पर रोक लगाना विपक्ष का ये दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है और विपक्षी दल सरकार के उन सभी कार्यों का विरोध करता है जिन्हें वे जनता के हित के लिए नहीं समझते, मतलब अहितकर समझते हैं। नेहरू जी ने 1962 की अवधि तक काफी शक्तिशाली रहे, पर संसदीय परंपराओं में उनकी आस्था के कारण विपक्ष को काफी बल मिला। संसद में विपक्षी सदस्यों की संख्या ज्यादा नहीं थी, पर कई महत्वपूर्ण अवसरों पर उन्होंने काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आमतौर पर नागरिक स्वतंत्रताओं पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों का उन्होंने खुलकर विरोध किया। जहां तक सरकार की सामाजिक आर्थिक नीतियों का प्रश्न है, उन पर भिन्न भिन्न दलों और नेताओं की प्रतिक्रियाएं अलग अलग रही। पंडित नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु से कांग्रेस पार्टी को बड़ा धक्का लगा और 1966 में श्रीमती गांधी सत्ता में आई और 1967 के चुनावों में कांग्रेस की सदस्य संख्या में काफी गिरावट भी आई। इसके विपक्षी दलों में आशा का नया संचार भी हुआ। 70 और 71 तक श्रीमती गांधी की स्थिति काफी मजबूत बन गई और 75 में आपात स्थिति लागू की गई। 77 में कांग्रेस को जनरोष का सामना करना पड़ा। 80 और 84 के चुनावों में विपक्षी दलों की करारी हार मिली। फिर भी महंगाई और बेकारी जैसे प्रश्नों को लेकर तथा पिछड़ी जातियों और महिलाओं पर अत्याचार के मामले में विपक्ष की आवाजें उठती रही। 10वीं लोकसभा के कार्यकाल में 1991 और 96 के दौरान भारतीय जनता पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने जुझारू व प्रभावी भूमिका अदा की। घोटालों के अलावा और भी कई मसले सशक्त ढंग से उठाए गए, जैसे कश्मीर से हिंदुओं का पलायन, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की वजह से उत्पन्न बेरोजगारी, महंगाई व आर्थिक अपराध। संयुक्त मोर्चा सरकार एक साझा सरकार थी। उन दिनों का परिदृश्य यह था कि सरकार बिखरी हुई थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी के रूप में विपक्ष एकजुट होता दिखाई दिया। वाजपेयी सरकार 19 मार्च 1998 से 22 मार्च 2004 तक 1 और 2 कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, वामपंथी दलों का विरोध का सामना कर रही थी, तो दूसरी ओर क्षेत्रीय दलों की आपसी प्रतिस्पर्धा का भी। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपी सरकार के कार्यकाल के दौरान किसान आत्महत्या कर रहे हैं और वालमार्ट जैसे कंपनियां देशी खुदरा व्यापार को लेने के लिए तैयार हो रही है। और जुलाई 2009 में विपक्षी दलों ने भारत पाकिस्तान के एक साझा बयान की कड़ी आलोचना भी की और पाकिस्तान को संतुष्ट करने में मनमोहन सिंह इस हद तक चले गए कि बलूचिस्तान में हुए उपद्रव में भारतीय भूमिका को भी मौन स्वीकृति दे डाली। भ्रष्टाचार के मामलों को प्रकाश में लाना तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है। भ्रष्टाचार के मामलों को प्रकाश में लाना। विरोधी दल सरकार के ऊपर अंकुश रखते हैं और संसदीय दबाव के कारण कई महत्वपूर्ण मामलों की जांच पड़ताल की गई और कुछ मामले न्यायालय के समक्ष भी गए। ऐसे अवसर भी आए जब संसदीय दबाव ने मंत्रियों को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य कर दिया। टीटी कृष्णामाचारी ने मुंडा कांड के मामले में 1958 में त्यागपत्र दिया। खान तथा तेल मंत्री केडी मालवीय को सिराजुद्दीन कांड के कारण 1963 में त्यागपत्र देना पड़ा। एक उच्च सिविल अधिकारी लौह और इस्पात उप नियंत्रक एससी मुखर्जी को 9 दिसंबर 1970 को सदन की बार के समक्ष बुलाया गया और जानबूझकर तथ्यों को जुटलाने के लिए उनको डांट फटकार सहनी पड़ी। जुलाई 1989 में विपक्ष के 100 से ज्यादा सदस्यों ने बोफोर्स तोप प्रकरण को लेकर लोकसभा में अपने इस्तीफे दे दिए। भारत के संसदीय इतिहास की यह एक महत्वपूर्ण अभूतपूर्व घटना थी। हाल ही में न्यायपालिका और विपक्ष की सक्रियता के कारण भ्रष्टाचार, अत्याचार और अपराध के अनेक मामले लोगों के सामने आए। नरसिम्हा राव के शासनकाल के दौरान रेल मंत्री, दूरसंचार मंत्री व अन्य केंद्रीय मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा, रिश्वत कांड, यूरिया घोटाला, दूरसंचार घोटाला जैसे बुराइयों का अंतहीन सिलसिला शुरू हो गया। होलकर समिति द्वारा कई ऐसे भेद भी खुले कि नटवर सिंह को विदेशी मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। भ्रष्टाचार की नौकरशाही और राजनीतिक तंत्र दोनों को इस प्रकार जकड़ लिया कि विकास के बावजूद आम जनता त्रस्त है। तो इस प्रकार से विपक्ष की भूमिका भ्रष्टाचार के मामलों में प्रकाश लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। विपक्ष की नकारात्मक भूमिका। ऊपर अपने विपक्ष की सकारात्मक भूमिका पर हमने प्रकाश डाला है और कभी-कभी विरोधी दलों ने अपने को विध्वंसकारी और गैर जिम्मेदारी के कार्यों में भी लगाया है, जिसकी निंदा की जानी चाहिए।
की जानी चाहिए। प्रदेश जाति और मजहब के नाम पर बड़े बड़े प्रदर्शन भी हुए, मोर्चे भी लगे, हड़तालें भी कराई गई और यहाँ तक कि जान और माल की क्षति भी पहुंची। कई राजनेताओं के लिए तो धर्मनिरपेक्षता इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि उन्होंने जातिवाद, भ्रष्टाचार और दलित नरसंहार को भी नजरअंदाज कर दिया। लगता है कि वे अपनी धर्मनिरपेक्षता को भ्रष्टाचार की लाइसेंस के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है, विद्यार्थियों की विपक्ष की भूमिका भी एक सत्तारूढ़ सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। सत्तारूढ़ सरकार को भ्रष्ट होने से बचाती है और राष्ट्रीय हित से संबंधित कार्यों को करने के लिए अग्रसर करती है, जनहित के कार्यों को करने के लिए भी अग्रसर करती है। अब विद्यार्थियों आता है विधि निर्माण की प्रक्रिया। संसद किस प्रकार से विधि निर्माण यानी कानून का निर्माण करती है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। संसद का मुख्य कार्य कानून बनाना होता है। संसद उन विषयों पर कानून बना सकती है जो संघ सूची, संवर्ती सूची में दिए गए हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में ही वह राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। यदि आपातकाल लागू हो जाए या दो या दो से अधिक राज्यों में किसी प्रकार का विवाद है, आक्रोश है, तब राज्यपाल की अनुमति के आधार पर या राज्यसभा की अनुमति के आधार पर ही संसद कानून बना पाएगी राज्य सूची के विषयों पर, अन्यथा नहीं। विभिन्न प्रकार के विधेयक होते हैं। विधेयकों को दो भागों में बांटा गया है, साधारण विधेयक और धन विधेयक। साधारण विधेयक भी दो प्रकार के होते हैं, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक वे होते हैं जो मंत्रियों द्वारा पेश होते हैं। गैर सरकारी विधेयक वे होते हैं जो संसद सदस्यों द्वारा पेश किए जाते हैं। सरकारी विधेयकों का संबंध आम जनता से भी हो सकता है और किसी विशेष वर्ग से हो सकता है, संस्था से हो सकता है, इलाके से हो सकता है, किसी समाज से हो सकता है। इसी प्रकार गैर सरकारी विधेयक दोनों तरह के हो सकते हैं। जब किसी विधेयक का संबंध समूची जनता या जनता के बड़े भाग से होता है तो उसे सार्वजनिक विधेयक कहते हैं, और यदि कोई विधेयक किसी खास व्यक्ति, वर्ग, इलाके, संस्था से होता है तो उसे असार्वजनिक विधेयक कहते हैं। साधारण विधेयकों को कानून बनाने की प्रक्रिया कि साधारण विधेयक किस प्रकार से कानून बनते हैं। साधारण विधेयक को कानून का रूप धारण करने के लिए निम्नलिखित अवस्थाओं की से गुजरना पड़ता है। पहला होता है विधेयक को प्रस्तुत करना, मतलब प्रथम वाचन। प्रथम वाचन में विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। किस प्रकार से? विधेयक संसद की किसी भी सदन में शुरू किया। साधारण विधेयक जो होता है वो लोकसभा में भी पेश हो सकता है और राज्यसभा में भी पेश हो सकता है। वास्तव में अधिकांश विधेयक लोकसभा में ही पेश होते हैं। जो विधेयक प्राइवेट सदस्यों द्वारा रखे जाते हैं उनकी जांच सदन का सचिवालय करता है और सचिवालय इन विधेयकों के मसौदे यानी ड्राफ्ट को ठीक प्रकार से ठीक ठाक करने के लिए सहायता करता है। इन विधेयकों के संबंध में 1 महीने का नोटिस दिया जाता है। व्यवहार में अधिकांश विधेयक मंत्रियों द्वारा पेश किए जाते हैं। इन्हें सरकारी विधेयक भी कहा जाता है। सरकारी विधेयकों को पेश करने की सूचना 7 दिन पूर्व दी जाती है। निश्चित तिथि को बिल का प्रस्तावक विधेयक का पेश करने की अनुमति मांगता है। सदन जब अनुमति दे देता है तो विधेयक को प्रस्तुत करने वाला यह कहता है कि श्रीमान मैं विधेयक पेश करता हूँ। वह विधेयक की शीर्षक को पढ़ने के बाद एक संक्षिप्त भाषण देता है जिसमें विधेयक की खास बातों पर प्रकाश डाला जाता है। विधेयक की कुछ प्रतियां वितरित कर दी जाती हैं ताकि जो सदस्य उस समय उसे देखना चाहते हैं देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सदन में पेश की जाने के बाद विधेयक को भारत के गजट में प्रकाशित भी कर दिया जाता है। वास्तव में विधेयक को पेश किया जाना ही उसका प्रथम वाचन कहलाता है और इस समय उस पर वाद विवाद बिल्कुल भी नहीं होता। सिर्फ विधेयक को पढ़ा जाता है, उसको पेश किया जाता है। द्वितीय वाचन सेकंड रीडिंग होती है। जब विधेयक पेश हो चुका होता है सदस्यों को उसकी प्रतिलिपि यानी कॉपी मिल जाती है और उसका द्वितीय वाचन शुरू हो जाता है। द्वितीय वाचन के दौरान निम्नलिखित प्रक्रियाएं उनमें से गुजरना होता है। सदन विधेयक पर तुरंत विचार विमर्श शुरू कर देता है। विधेयक स्थायी समिति को सौंप दिया जाता है। जनमत प्राप्त करने के लिए उसे प्रसारित भी किया जाता है। अधिकांश विधेयकों की मामूली वाद विवाद के बाद किसी स्थायी समिति को सौंपा जाता है। समिति की रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन के सभी सदस्यों को भेजी जाती है और उसके बाद विधेयक की एक धारा को लेकर विवाद होता है और इस स्तर पर विधेयक में संशोधन पेश किया जा सकता है और प्रत्येक संशोधन की बारीकी से जांच की जाती है, उसे मंजूर नामंजूर करना पड़ता है और विधेयक की प्रत्येक धारा पर विचार हो चुकने के बाद मतदान और इसी के साथ द्वितीय वाचन शुरू होता है। तृतीय वाचन अगला कदम होता है तृतीय वाचन, और तृतीय वाचन में इस स्तर पर विधेयक के प्रत्येक खंड पर विचार नहीं किया जाता, न उसमें कोई महत्वपूर्ण संशोधन पेश किया जाता है। सिर्फ महत्वपूर्ण संशोधन और एक खंड पर विचार
द्वितीय वाचन में ही होता है। तृतीय वाचन के दौरान केवल कुछ ऐसे मौखिक या औपचारिक संशोधन रखे जा सकते हैं जिनका उद्देश्य विधेयक की शब्दावली में सुधार करना होता है। संक्षेप में वाद विवाद के बाद विधेयक को पास कर दिया जाता है और इसी प्रकार से तृतीय वाचन भी समाप्त हो जाता है। दूसरे सदन की कार्यवाही शुरू होती है। दूसरे सदन में उसी तरह की कार्यवाही होती है जैसे कि पहले सदन में हुई थी। दूसरे सदन के सामने 3 विकल्प होते हैं। पहला, वह विधेयक को उसी रूप में पास कर सकता है जिस रूप में वह उसके पास भेजा गया है। दूसरा विकल्प होता है वह विधेयक को संशोधित कर सकता है और तीसरे विकल्प में उसे नामंजूर भी कर सकता है। यदि दूसरा सदन भी विधेयक को पास कर दे तो वह राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। यदि दूसरा सदन उसमें कुछ संशोधन करता है तो विधेयक पुनः पहले सदन में जाता है और पहला सदन संशोधन को स्वीकार कर ले तो विधेयक पास हो जाता है और उसे राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज दिया जाता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। यदि पहला सदन दूसरे सदन के संशोधन को न माने और 6 महीने से भी अधिक बीत जाए तो दूसरे सदन ने उसे तब तक पास न किया हो तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक बुला सकता है और संयुक्त बैठक में यदि वह बिल बहुमत से पास हो जाए तो समझ जाएगा कि बिल दोनों सदनों ने पास कर दिया है और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर ही करता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जब कोई विधेयक पास हो जाता है तो वह राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति दे सकता है और स्वीकृति देने से मना भी कर सकता है और मना करने पर राष्ट्रपति उसे संसद के पास फिर से सोच विचार के लिए भेज सकता है। राष्ट्रपति ने लाभ के पद से संबंधित विधेयक 30 मई 2006 को पुनर्विचार के लिए वापस लौटाया था और जब कोई बिल इस तरह वापस किया गया तो दोनों सदन उस पर फिर से विचार करेंगे और यदि दोनों सदन बिल को पुनः बिना सुधारों के साथ पास कर देते हैं तो राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति नहीं रोक सकता और राष्ट्रपति को उसे अनुमति देनी ही होती है। धन विधेयक के विषय में, धन विधेयक किसे कहते हैं? धन विधेयक उस विधेयक को कहते हैं जिसका संबंध निम्नलिखित मामलों से होता है: किसी भी प्रकार का कर लगाना, उसमें छूट देना, उसे बदलना या समाप्त करना, भारत सरकार द्वारा रुपया उधार देने के नियमों का भी निर्माण करना, भारत की संचित निधि अथवा आकस्मिक निधि में धन डालना या उसमें से धन निकालना, ये तीनों बातें उस धन विधेयक में होनी जरूरी है। धन विधेयक पास करने की प्रक्रिया क्या है? इसमें धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, अर्थात वह केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। धन विधेयक को लोकसभा पास कर देती है तो वह राज्यसभा की सिफारिशों के लिए उसके पास भेजा जाता है और राज्यसभा 14 दिन के भीतर ही अपनी सिफारिशों के साथ वह बिल लोकसभा में लौटा देती है और यह लोकसभा की मर्जी पर निर्भर है कि वह राज्यसभा की सिफारिशों को माने या न माने। यदि लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार कर लेती है तो यह समझा जाएगा कि धन विधेयक उन सुधारों के साथ जिनकी राज्यसभा ने सिफारिश की है दोनों सदनों ने पास कर दिया है। यदि राज्यसभा की सिफारिशों में से किसी को भी लोकसभा स्वीकार नहीं करती है तो यह समझा जाएगा कि धन विधेयक उसी रूप में जिसमें लोकसभा ने उसे पास किया है दोनों सदनों ने पास कर दिया है। यदि 14 दिन के भीतर धन विधेयक को न लौटाया जाए तो इस अवधि के बीत जाने पर यह समझा जाता है कि उस बिल को दोनों सदनों ने पास कर दिया है। जब कोई धन विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए उनके पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। इसका अर्थ यह हुआ कि धन विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने से मना नहीं कर सकते, उन्हें स्वीकृति देना ही जरूरी होगा। वार्षिक बजट वित्तीय विधेयक बहुत बार पेश होते हैं परंतु उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वार्षिक बजट होता है। बजट का अर्थ है भारत सरकार की आय तथा व्यय के विस्तृत अनुमान जो प्रति वर्ष लोकसभा के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। बजट 2 भागों में पेश होता है, रेल बजट और दूसरा सामान्य बजट। रेल बजट रेल मंत्री द्वारा पेश किया जाता है और उसमें रेल के आय और व्यय का विवरण होता है। सामान्य बजट में भारत सरकार के शेष सभी विभागों की आय व्यय का अनुमान शामिल होता है और इसे वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। संचित निधि से किए जाने वाले खर्चे संसद के समक्ष मतदान के लिए नहीं रखे जाएंगे, पर इसका यह अर्थ नहीं कि संसद उन पर बहस नहीं कर सकती। संचित निधि में से बहुत से व्यय किए जाते हैं जैसे राष्ट्रपति का वेतन भत्ते, लोकसभा व राज्यसभा के अध्यक्षों व उपाध्यक्षों के वेतन भत्ते, भारत सरकार पर ऋण और उसका ब्याज, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वेतन भत्ते और अन्य कोई विशेष व्यय जिसे संविधान या संसद ऐसा व्यय ठहरा दे।
बजट पेश करने और उसे पास किए जाने की प्रक्रिया। बजट पेश किया जाना, रेलवे बजट रेल मंत्री पेश करता है और सामान्य बजट वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। लोकसभा में ही पेश होता है, राज्यसभा में पेश नहीं हो सकता। उस समय वित्त मंत्री एक भाषण भी देता है जिसमें वह आगामी वर्ष की अर्थनीति और कर नीति पर पूरी तरह से प्रकाश डालता है। सामान्य वाद विवाद, बजट की पेशी के कुछ दिन बाद संसद के दोनों सदनों में वित्त मंत्री के भाषण पर सामान्य वाद विवाद होता है और सरकार की आर्थिक नीति और प्रशासनिक विभागों की खुलकर आलोचना की जाती है। अनुदान मांगों पर मतदान, सामान्यतः वाद विवाद के बाद राज्यसभा की कोई विशेष भूमिका बाकी नहीं रहती, परंतु जहां तक लोकसभा का प्रश्न होता है वह विभिन्न अनुदान मांगों की बारीकी से चर्चा करता है और प्रत्येक मंत्रालय की मांग अलग अलग रखी जाती है और उन पर अलग अलग मतदान होता है। विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक जब लोकसभा मांगे स्वीकार कर चुका होता है तो इन सारी मांगों और जितना भी व्यय देश की संचित निधि से होता है उन्हें मिलाकर एक विधेयक का रूप दे दिया जाता है जिसे विनियोग विधेयक कहते हैं। लोकसभा इसे धन विधेयक के रूप में पास भी कर देती है और राज्यसभा 14 दिन के भीतर उस विधेयक को अपनी सिफारिशों सहित लोकसभा को लौटा देगी और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद यह कानून का रूप धारण कर लेता है। इसी प्रकार से वित्त विधेयक, विनियोग विधेयक के पास हो जाने के बाद बजट का एक भाग, खर्चे वाला भाग तो पास हो चुका है, परंतु खर्चे के लिए जिन करों की आवश्यकता होती है वे वित्त विधेयक में शामिल किए जाते हैं और वित्त विधेयक को पास करने की वही प्रक्रिया जो धन विधेयक के लिए तय की गई है। जब वित्त विधेयक को लोकसभा पास कर देती है और वह राज्यसभा की सिफारिशों के लिए उसके पास भेज दिया जाता है तो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद वह अधिनियम का रूप धारण कर लेता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखा इस प्रकार से विधि निर्माण की प्रक्रिया, कानून किस प्रकार से बनता है, कानून कितने प्रकार का होता है, सरकारी विधेयक, गैर सरकारी विधेयक, इन सब के बारे में हमने चर्चा करी और धन विधेयक क्या होता है, वित्त विधेयक क्या होता है और लोकसभा में संयुक्त बैठक, संयुक्त कार्यवाही की बैठक की अध्यक्षता स्पीकर ही करता है और जो विधेयक पेश किया गया है वह धन विधेयक है या सामान्य विधेयक है उसका निर्णय भी स्पीकर के द्वारा ही किया जाता है। तो जैसा कि मैं आशा करती हूँ विद्यार्थियों, संस्थागत कार्य, संसद की भूमिका और कार्य के बारे में आपको मैंने 5 वीडियोस में आपको ये समझाने का प्रयास किया, ये आपको समझ में भी आया होगा ऐसी मैं उम्मीद आपसे करती हूँ। और अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने जो डाउट्स हैं आप उनको आप लिख सकते हैं। और इसमें हम इस अध्याय का सार संक्षेप में इसमें मैंने बता रखा है जिसमें आप देख सकते हैं संसदीय सरकार की मौलिक विशेषताएं क्या हैं और संसदीय प्रणाम अध्यक्षीय प्रणाली किस प्रकार से, इनके बिंदुओं पर आप चर्चा कर सकते हैं, देख सकते हैं। शॉर्ट नोट्स के आधार पर इनको मैंने इसमें दिखा रखा है। राज्यसभा की रचना और गठन के बारे में आपको बता रखा है। इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राज्यसभा की शक्तियां और लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों की तुलना इसमें की गई है। लोकसभा की रचना और गठन के बारे में इसमें बताया है आपको शॉर्ट नोट्स में। और इसमें लोकसभा अर्थात संसद की शक्तियां और भूमिका क्या है और लोकसभा के अध्यक्ष की स्थिति के बारे में बताया गया है और संसद में विपक्ष की भूमिका क्या है और विधि निर्माण की प्रक्रिया क्या है। इन सभी बिंदुओं को आप याद कीजिएगा, समझिएगा और उसके आधार पर ये प्रश्न है, ये निबंधात्मक प्रश्न है विद्यार्थियों। इन निबंधात्मक प्रश्नों को आप देख सकते हैं। संसदीय लोकतंत्र की अवधारणा की समीक्षा करना है, भारत की परिस्थितियों को देखते हुए संसदीय शासन प्रणाली कहाँ तक उचित है इसको समझना है, राज्यसभा की रचना तथा उसके कार्यों का वर्णन करना है, क्या लोकसभा की तुलना में यह एक कमजोर सदन है, राज्यसभा की शक्तियों में भूमिका की विवेचना कीजिए, लोकसभा के साथ उसके संबंधों का विश्लेषण कीजिए, द्वितीय सदन के रूप में राज्यसभा की उपयोगिता बताइए, लोकसभा की शक्तियों तथा कार्यों का विवेचन करना है इसमें, और भारतीय संसद की रचना और उसकी शक्तियों में भूमिका का वर्णन करना है, भारतीय संसद की कार्यप्रणाली और उपलब्धियों का वर्णन करना है, भारत में संसद के पतन के कारण भी बताने हैं इसमें आपको, भारतीय संसद में विपक्ष की भूमिका और निम्नलिखित पर टिप्पणी, लोकसभा का अध्यक्ष, धन विधेयक, वार्षिक बजट। तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, निबंधात्मक प्रश्न जो 20 नंबर का प्रश्न आता है, तो आप इसको समझिए और अपने नोटबुक में करने का प्रयास कीजिए। अब नेक्स्ट अध्याय के साथ जो हमारा नेक्स्ट
अध्याय है वह है संघीय कार्यपालिका और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। अध्याय 6 इसमें हम अगले वीडियो में आपके साथ फिर चर्चा करेंगे और फिर आपसे भेंट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।